and all, it's Prabjot here. So आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10 का, जिसके अंदर आज हम इस वीडियो के अंदर सारा चैप्टर ओवरऑल कवर अप करेंगे, ओके, विदाउट न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल से रिलेटेड मैंने अलग से बहुत सी वीडियोस डाली हुई हैं, आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डालूंगी इनके। एंड इवन पूरा फुल इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अगर बिल्कुल डीपली डिटेल में जानना है, उसकी भी एक वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ से वो भी देख सकते हो डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स से। सो आज हम करेंगे सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर मेन सबसे पहली डेफिनेशन आती है, विच इज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये सब एक चीज के अंदर ही आ जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि जब जितने अमाउंट ऑफ चार्जेस एक वायर के अंदर फ्लो करते हैं एक गिवन टाइम के अंदर, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट, ओके, जिसको डिनोट करा जाता है आई के साथ। क्लियर। चार्जेस को डिनोट करते हैं हम क्यू के साथ, टी को टाइम के साथ। क्लियर। सो जितने चार्जेस, सपोज ये एक वायर है ना, यहाँ से टी टाइम के अंदर, टी टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकेंड हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, वॉट एवर, ओके। सो इस टाइम के अंदर जितने चार्जेस यहाँ से, ठीक है, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहे हैं, उतने उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर। सिंपल वर्डिंग्स में समझाऊंगी ताकि आपको इजीली समझ आ जाए चैप्टर, वो भी एक शॉट के अंदर। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। नाउ अब हमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज एम्पियर। एम्पियर इज एसआई यूनिट ऑफ करंट। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। बच्चे क्या गलती करते हैं इसको एम्पियर लिखने की, इट इज नॉट एम्पियर, AMPHER नहीं है, इट इज AMPERE। क्लियर। सो ये हो गया 1 एम्पियर। एंड नाउ क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इज व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्जेस फ्लोज इन 1 सेकेंड या पर सेकेंड, उसको हम क्या बोलते हैं, देन करंट विल बी ऑफ 1 एम्पियर। ओके। सो ये हो गया करंट के बारे में। करंट के बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है इस चैप्टर के अंदर, इट इज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आता है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आपको +2 के अंदर आ जाएगा बहुत अच्छे से। हमारे चैप्टर के अंदर मेनली पूछा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। आप लोगों ने बैटरी देखी है ना सर्किट के अंदर, कुछ ऐसा सिंबल सबने देखा होगा, है ना, छोटी क्लासेस में भी हम पढ़ते हैं ऐसा। सो दिस बैटरी, ये जो होता है, बैटरी लगा लो, मैंने तो सेल बना दिया ना, आपको कंफ्यूजन होएगी। दिस इज बैटरी नाउ, है ना, नाउ ये करेक्ट है। सो सेल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, बैटरी के अंदर, कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के अंदर चार्जेस फ्लो करते हैं, है ना। अब वो कैसे फ्लो कर जाते हैं, मान लो आपने यहाँ स्विच ऑन कर दिया, यहाँ से चार्जेस जाएंगे दूसरे एंड, यहाँ तक पहुँच जाएंगे, है ना, यहाँ से जाके इधर पहुँच जाएंगे दूसरी साइड तक। अब उतने में कितने चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन अपॉन चार्जेस, चार्जेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए कितना वर्क डन हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। So V is equals to W upon Q, where V is potential difference, या electric potential भी होता है, W is work done, Q is charge. Okay, now अब बात करते हैं इनके यूनिट्स की। जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे, इसके इलेक्ट्रिक ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं, वोल्ट। ओके। V के साथ ही लिखा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी डिनोटेड बाय V, एज वेल एज इसके यूनिट्स भी डिनोटेड बाय V। ओके। नाउ वर्क डन, इसके यूनिट्स आर 1 जूल डिवाइडेड बाय चार्जेस के कितने हो जाएंगे, 1 कूलम। क्लियर। सो 1V is equals to 1 joule upon 1 coulomb. The potential difference will be 1 volt between any two terminals when 1 joule work is done to bring 1 coulomb of charges from one point to another point. क्लियर। सो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस वाला टॉपिक। क्लियर। नाउ
पोटेंशियल डिफरेंस के बाद यहाँ से 1 वोल्ट की भी डेफिनेशन पूछी जाती है, जो मैंने आपको बता दी अभी बीच में ही। सो आफ्टर पोटेंशियल डिफरेंस देर आर लाइक कुछ बेसिक से टॉपिक्स है ना, जैसे कंडक्टर, इंसुलेटर, ये सब आपको पता होता है, हम छोटी क्लास में पढ़ लेते हैं कि व्हाट आर कंडक्टर, इंसुलेटर्स, देन टाइप्स ऑफ चार्जेस, देर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, उनकी प्रॉपर्टीज एंड ऑल, ये सब हो जाता है। क्लियर? नाउ कम टू अनदर मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज ओहम्स लॉ। क्लियर? अब हम ओहम्स लॉ करेंगे यहाँ पे। सो व्हाट इज ओहम्स लॉ? हमें सिंपल पता होता है, हमें सिंपल सिखाया जाता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल्स टू IR एंड दिस इज ओहम्स लॉ, है ना? आपने भी यही सुना होगा, यही पढ़ा होगा कि ओहम्स लॉ यही होता है, V प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल्स टू I एंड ऑल, राइट? सो रियल में होता क्या है ये कि यहाँ पे हम करते क्या है, यहाँ पे ना एक साइंटिस्ट था ओहम, जिसने हमें वोल्टेज और करंट के बीच में एक रिलेशन बताया था। ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच में उसने क्या करा था कि जब हम करंट को चेंज करते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो जाती है। क्लियर? करंट को जब हम चेंज करेंगे तो वहाँ पे वोल्टेज चेंज हो जाएगी सर्किट के अंदर। ठीक है, सो इसी चीज को उसने थोड़ा सा घुमा के इस वे में लिख दिया। उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए इक्वालिटी लगा दी। इक्वालिटी जब आती है प्रोपोर्शनैलिटी के बाद तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है एंड दैट कांस्टेंट इन दिस टॉपिक इज R। क्लियर? इसी R को हम क्या बोलते हैं? यस, रेजिस्टेंस। ओके, इसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो ओहम्स लॉ के अंदर हम सिर्फ इतनी सी चीज पढ़ते हैं कि इसने हमें करंट और वोल्टेज के अंदर रिलेशन बताया था, आई मीन पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर दोनों चीजें के अंदर रिलेशन बताया था। और इसने ये बताया था कि जो करंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। तो फर्दर उसने ये मैथमेटिकल दिया था, पोर्शन दिया था सारा। ठीक है, सो इसके अंदर हार्डली आप इसका ग्राफ बना के आ सकते हो एज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो जो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं उनके जो ग्राफ होते हैं ना वो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ होते हैं, समथिंग लाइक दिस वन। ओके, समथिंग लाइक दिस। तो ये हो गया हमारा ओहम्स लॉ एंड इससे रिलेटेड जो भी पूछा जाता है मेनली। नाउ क्वेश्चन अराइजेस अबाउट रेजिस्टेंस। व्हाट इज दिस टर्म रेजिस्टेंस? इसका काम क्या है, ये है क्या, ये क्यों है सर्किट के अंदर? ओहम्स लॉ में ये क्यों आई है ना, ओहम्स ने इसी को क्यों लिखा वहां पे? बिकॉज अब इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस जो है इट इज द मतलब एक ऐसी चीज विच अपोजेज द करंट। ठीक है, अगर करंट, ये वायर है, ओके सपोज कर लो, अगर जो करंट है वो इस साइड आने की कोशिश कर रहा है, करंट इस साइड आ रहा है मतलब चार्जेस इस साइड आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो क्या करेगी, यहाँ आ जाएगी और इसको उधर भेजने की कोशिश करेगी। करंट को पूरा जोर लगा देगी कि करंट इधर ना आ सके, उसी साइड जाए। ठीक है, इसको पूरा ट्राई करेगी, अपना जोर लगाएगी कि करंट यहाँ से निकल ही ना पाए, इधर से इधर पहुंच ना पाए। ठीक है, पूरा वो अपना जोर लगाती है। सो रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द करंट इन एनी सर्किट। सिंपल वर्डिंग में ये लिख सकते हो। ठीक है, कि ये होती है अपोजिशन टू करंट। करंट इधर आना चाह रहा है लेकिन ये उसको रोक के वापस भेज रही है दूसरी साइड के, तो उधर ही जा, यहाँ नहीं आने का, है ना। सो दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस। क्लियर? सो हम लिखते भी इसमें यही 2-3 चीज़ें हैं, या तो इसमें अपोजिशन वर्ड यूज़ करा जाता है, या हम इसमें यूज़ करते हैं कि इट इज़ द बैरियर फॉर अ करंट, है ना, बिकॉज उसको पास नहीं होने दे रही। सो रेजिस्टेंस और करंट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ये चीज़ हमें यहाँ से भी पता चलती है। ओहम्स लॉ के अंदर हमने पढ़ा था ना, V इज इक्वल्स टू आई आर, राइट। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं R को इधर से हटा के नीचे ले जाऊं इधर, तो I और R एक दूसरे के इनवर्स में चले गए, है ना, एक दूसरे के। अगर I बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगी, अगर करंट कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक है जी। सो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस का टॉपिक। नाउ क्वेश्चन आता है कि अगर रेजिस्टेंस ये है कि जिसको जो भी हमने अभी समझा ना कि रेजिस्टेंस अगर ये होती है तो व्हाट आर द एसआई यूनिट्स, है ना, व्हाट इज द एसआई यूनिट?
इसका SI यूनिट होता है ओहम। ओहम साइंटिस्ट ने इसको फाइंड किया था, तो इसी वजह से उसी ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था रेजिस्टेंस को, तो इस वजह से उसका जो यूनिट है कुछ इस वे में लिखते हैं उसको, और अगर हम उसको पढ़ते हैं तो इट इज़ ओहम। ओके, डिनोट इसको इस साइन के साथ करा जाता है। क्लियर? सो दिस इज यूनिट, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ क्वेश्चन क्या आता है कि रेजिस्टेंस जो है किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है ना। अब हम यही डिस्कस करेंगे किन किन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करती है। एक तो रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ ऑफ कंडक्टर के ऊपर, है ना। सपोज ये वायर है, अगर मैं इतनी लंबी वायर ले लूँ, है ना, तो करंट को या चार्जेस को कितना लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, उतने ही जितने चार्जेस आ रहे हैं लंबे रास्ते में उतने ही रेजिस्टेंस को आना पड़ेगा उनको रोकने के लिए, उन सारे चार्जेस को अपोज करने के लिए, है ना। सो इट मीन्स अगर लेंथ ज़्यादा है उतनी ही रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे जितना करंट आ रहा था, है ना, जितनी लेंथ के अकॉर्डिंग उतने ही रेजिस्टेंस आई जा रही है। इट मीन्स रेजिस्टेंस है जो वो लेंथ के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है, आई मीन डायरेक्टली डिपेंड करती है। नाउ सेकेंड थिंग इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर या वायर, है ना। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है? बिकॉज अगर तो वायर मोटी है ज़्यादा, है ना, थिक है, जैसे मैंने ये थोड़ी थिक बनाई है, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए थिक बनाई थी ताकि इजीली विजिबल हो आपको। सो अगर ज़्यादा थिक है ना, तो चार्जेस कहीं से भी निकल जाएंगे ना। चार्जेस इधर से घूम के निकल के आ सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर से, थोड़ा बहुत बीच में से निकल के आ जाएंगे, है ना, वो कहीं से भी निकल के आ सकते हैं ना चार्जेस। इट मीन्स रेजिस्टेंस वहाँ पे इतना इफेक्ट नहीं दिखा सकती अपना। अगर जगह उसको इतनी जगह मिल गई निकलने के लिए तो रेजिस्टेंस इफेक्ट नहीं दिखा पाएगी, वो तो इनकी स्पीड ही रोकती रह जाएगी, इधर जाएगी कि नीचे आएगी कि ऊपर जाके रोकेगी, है ना, नहीं वो रोक पाएगी। अगर हम वही केस ले लें थोड़ी सी पतली वायर का, ये ले लो, ये थोड़ा हमने छोटी वाली वायर ले ली, ठीक है, पतली वायर ले ली, मतलब थिन वायर। ओके, अब थिन वायर के अंदर क्या होगा, अगर चार्जेस इधर से आ रहे हैं, है ना, यहाँ से आने की कोशिश कर रहे हैं, उधर से रेजिस्टेंस भी आ जाएगी, वो भी कौन सा कम है, वो भी आ जाएगी उस टाइम रोकने के लिए। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ चार्जेस इतना इफेक्ट नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि उनको इतना सा तो रास्ता मिला है, पतली सी वायर मिली है ना, वहाँ से उन्होंने फ्लो करना है, वहाँ पे उतनी ही रेजिस्टेंस आके बैठ गई, बिकॉज जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करती है, वो भी सीधा सीधा। सो वहाँ उतनी ही रेजिस्टेंस आ गई जितने चार्जेस आ रहे हैं। सो यहाँ ना उनको वो जो बीच वाला रास्ता होता है वो बीच वाला रास्ता नहीं मिलेगा, ये यहाँ से ऐसे पास आउट होके नहीं आ सकती इजीली, है ना, इधर नहीं पहुँच सकती। सो इसीलिए अगर तो एरिया बड़ा है ना, अगर एरिया विल इंक्रीज तो रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, वहाँ पे उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं, आई मीन कम हो जाएगा। वही दूसरी साइड अगर एरिया इज डिक्रीजिंग, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। ओके, रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या करेगी उस टाइम पे, इंक्रीज करेगी। इसी से रिलेटेड आपको रीजनिंग का एक क्वेश्चन भी आता है, वायर्स थिक और थिन होने से रिलेटेड। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो हो गया रेजिस्टेंस के बारे में। नाउ हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दूं, है ना, कंबाइन इन द सेंस R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, कर सकते हैं ना बाय कंबाइनिंग 1 and 2, है ना, तो R प्रोपोर्शनल टू L बाय A। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन ओहम्स लॉ वाला कॉन्सेप्ट कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के इक्वालिटी लेके आते हैं ना तो उस टाइम पे एक कांस्टेंट आता है बीच में, है ना, और यहाँ पे वो कांस्टेंट क्या है, अब रेजिस्टिविटी, जिसको बोला जाता है रो के साथ, RHO, रहो, इसके साथ बोला जाता है, रहो नहीं है, इट इज रो, ठीक है, RHO। सो इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसके साथ, दिस वन। क्लियर, ये साइन आपने क्लास 9 के अंदर भी पढ़ा होता है, सो नथिंग न्यू इन दिस। तो ये हो गया रेजिस्टिविटी। नाउ क्वेश्चन विल अराइज अबाउट रेजिस्टिविटी कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी, ये है क्या, है ना। रेजिस्टेंस ने रेजिस्टिविटी को क्यों इंट्रोड्यूस कराया, पहले तो ओहम्स लॉ से रेजिस्टेंस आ गई, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस के फॉर्मूला से रेजिस्टिविटी आ गई ना। व्हाट इज रेजिस्टिविटी, है ना, ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी इज सिंपली नोन एज रेजिस्टेंस
ओके, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, लेकिन एक कंडीशन है साथ में कि अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर मतलब जो L है इट इज ऑफ 1 मीटर और जो एरिया ऑफ कंडक्टर है इट इज 1 मीटर स्क्वायर। ये दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। ओके, सो रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस या सिंपल रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर and area of conductor is 1 meter square. Clear? So this is resistivity. ठीक है जी, resistivity के अगर हम यूनिट निकालते हैं तो क्या बनेंगे, यहाँ से निकालो पहले तो resistivity की वैल्यू निकालो, यहाँ से वो आ जाएगी RA/L, है ना। यहाँ से मैंने शिफ्ट कर दिया सारा कुछ। R के यूनिट होते हैं ओहम, एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ के मीटर, मीटर कैंसिल आउट विद दिस मीटर, इट विल बिकम ओहम मीटर। ठीक है जी, तो रेजिस्टिविटी के यूनिट हो गए ओहम मीटर। ओके, इसको महो भी बोला जाता है, कुछ बुक्स में आप महो भी पढ़ोगे। वाई सो महो? बिकॉज ओहम होते हैं रेजिस्टेंस के। इस नंबर को आई मीन इस सारे लेटर्स को उल्टा दो, MHO, महो। ठीक है, इसको ऑपोजिट कर दो तो रेजिस्टिविटी निकल जाती है। ठीक है, सो ये हो गया रेजिस्टिविटी। उसके बाद आपको एक और टॉपिक आता है रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल वाला, है ना। वहां पे आप क्या पढ़ते हो कि रेजिस्टेंस इन सीरीज के अंदर जो करंट है, ये चीज आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। मैं मेन चीजें ही बताऊंगी इस टॉपिक की। सीरीज के अंदर जो करंट है वो सेम होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होता है, डिफरेंट। ओके, करंट इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंस, मतलब जो वोल्टेज है वो डिफरेंट होती है यहाँ पे। जबकि अगर हम सीरीज की बात करते हैं, सॉरी पैरेलल, है ना, सीरीज तो हो गया। अगर हम पैरेलल के बारे में देखें, पैरेलल के अंदर जो करंट है वो डिफरेंट होता है, जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, सेम। ओके, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक रीजनिंग का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमारी जो घर की इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं सारी, है ना, डिवाइसेस हैं, वो सारी की सारी पैरेलल के अंदर आई मीन पैरेलल के कनेक्शंस में क्यों सेट करी जाती है, सीरीज के अंदर क्यों नहीं करी जाती। ओके, सो व्हाई ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल इंस्टेड ऑफ सीरीज सर्किट। सो ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन है जो आपको आता होना चाहिए। ओके, वो इसी टॉपिक के कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करता है। सो इस पूरे टॉपिक के अंदर जो मेन चीज़ है वो ये होती है सीरीज। एक तो ये चीज़ कि करंट और वोल्टेजेस किसमें सेम है किसमें डिफरेंट है, राइट। सो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो फॉर योर आई मीन आपको याद रहे उस चीज़ के लिए। नाउ सीरीज वाले के अंदर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस R1 + R2 + R3 + अप टू सो ऑन, राइट। जबकि पैरेलल वाले के अंदर रेजिस्टेंसेस का फॉर्मूला क्या आता है, आई मीन इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आती है, टोटल रेजिस्टेंस, वो होती है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 अप टू सो ऑन, है ना। सॉरी, यहाँ पे भी 1/RP ही लिखो, बिकॉज हम जब सॉल्व करते हैं तो 1/RP बनता है, हम वहाँ डायरेक्ट RP नहीं लिखते। इसको अपोजिट आई मीन रेसिप्रोकल करके दोनों साइड से फिर आप RP की वैल्यू निकालते होते हो, है ना। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, यू कैन नोट डाउन दिस। क्लियर, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, आपको ये याद रहे डायरेक्ट उसके लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक आता है पावर का, इलेक्ट्रिक पावर। सो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, है ना, या फिर लिख दो एनर्जी अपॉन टाइम। क्लियर, यही होते हैं दो मेन फॉर्मूलाज पावर के कि कितना वर्क डन कितने टाइम के अंदर हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, कितनी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है कितने टाइम के अंदर, दैट इज ऑल्सो पावर। 3-4 और फॉर्मूलाज पढ़ते हैं हम इसके। P इज इक्वल्स टू VI, है ना, एक ये होता है हमारे पास। सेकेंड होता है P इज इक्वल्स टू V² अपॉन R। थर्ड इज P इज इक्वल्स टू I² R। 3 फार्मूलाज पढ़े जाते हैं फॉर न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये, अदरवाइज थ्योरेटिकल के लिए इतना कुछ इनका खास रोल है नहीं। थ्योरेटिकल के लिए अगर आता भी है तो इलेक्ट्रिक पावर आएगा, ठीक है, उसका फॉर्मूला आप बता दोगे। हार्डली यू शुड नो अबाउट दीज फार्मूलाज,
ओके, न्यूमेरिकल में भी काम आएंगे। अगर थ्योरेटिकल में भी अगर एमसीक्यू बनता है तो इसमें हार्डली आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है, यूनिट पूछे जा सकते हैं, है ना, आपको सबके यूनिट्स पता होने चाहिए। सो यही आता है इसके अंदर। एक होता है जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, तो उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, ठीक है। जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है कि जो हीट होती है ना किसी एक डिवाइस के अंदर प्रोड्यूस्ड, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर ऑफ करंट के प्रोपोर्शनल, है ना। उसके बाद वो रेजिस्टेंस की भी प्रोपोर्शनल है, बिकॉज अगर करंट ज़्यादा है रेजिस्टेंस भी वहाँ पे होगी। अगर करंट है वहाँ पे तो वहाँ पे टाइम भी होगा, ठीक है। तो ये इन तीनों चीज़ों की प्रोपोर्शनल होती है। तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करके हमारे पास फॉर्मूला निकलता है H प्रोपोर्शनल टू H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, इक्वालिटी लगाएंगे, तो एक कांस्टेंट भी आएगा हमारे पास, दैट कांस्टेंट इज J, जाउल। ओके, इसको तो 1 कर दो तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाता है, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। क्लियर? बोल बोल के मेरा तो गला भी दुखने लग गया। ठीक है, सो दिस यहाँ पे हमारा चैप्टर डन। ठीक है जी, ये हमारा पूरा चैप्टर हो गया इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको बोला था कि हम इस पूरी वीडियो के अंदर एक शॉर्ट के अंदर पूरा चैप्टर कवर करेंगे और हमने सारा कर लिया, कोई भी कॉन्सेप्ट मैंने आपका छोड़ा नहीं है। आप अगर ये वीडियो देख लेते हो तो सारे की सारे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेलिंग और रिटन नोट्स भी चाहिए तो वो भी मेरी वीडियो अपलोडेड है एक, ठीक है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, ऑलरेडी अपलोडेड है वो। एंड उसमें प्रॉपर रिटन मटेरियल भी है कि आपको कैसे लिखना है, किस क्वेश्चन के बारे में कितना लिखना है, और ईजी वर्डिंग में जो स्टेटमेंट्स है वो सारी मैंने प्रोवाइड करी हुई है उस वीडियो में। न्यूमेरिकल्स की अलग से बहुत सारी बनी हुई हैं, वहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। स्टे इन टच एंड घर पे रहो भाई, कोविड का टाइम चल रहा है, स्टे सेफ, बाय बाय।